तो भाई थामा ने MSCU में सब कुछ बदल दिया है और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की ना यही प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर टाइम चीजें जिस तरह से प्लान होती है उस तरह से वर्क नहीं करती। लेकिन थामा भेड़िया से लेकर मुंजा और स्त्री से लेकर सरकटे तक बहुत कुछ छोड़ के गए हैं बात करने के लिए। तो चलो फिर सब पे आराम से बात करते हैं और सबसे पहले मूवी के मेरे फेवरेट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर की फाइट से। बेशक वरुण का कैमियो एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि ये एक्सपेक्टेशन को मीट भी करता है। मैं सच बोल रहा हूँ, पूरी फिल्म में सिर्फ लास्ट का जो सीक्वेंस है जहाँ पे आलोक और एक्शन लड़ते हैं और ये सीक्वेंस जहाँ पे भेड़िया और आलोक लड़ती है, इन दोनों सीक्वेंसेस में ही मेरे को आलोक सीरियस ड्रैकुला फील हो रहा था। बाकी सब तो उसने कॉमेडी और डर में ही गवा दिए, लेकिन इसमें वो एटीट्यूड उसके चेहरे से झलक रहा था और उनकी फाइट भी काफी अच्छे से कोरियोग्राफ की गई थी। बिकॉज मैंने इस वीडियो में तुमसे बोला था कि वैम्पायर से या फिर वेताल ये जो भी है भेड़िया से तेज होते हैं, जो कि फाइट में दिख रहा था। लेकिन वेयरवुल्फ रॉ स्ट्रेंथ के मामले में उनसे काफी आगे होते हैं, जो कि हमें भास्कर के फुल वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के बाद दिखता है। वैसे ये काफी सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन था। बस पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो पूछ है उसे निकाल देते तो भी चल जाता। हालांकि उन्होंने पिछले पार्ट में भी पूछ दिखाई थी, क्योंकि उसमें तो दिखा नहीं थी, इसीलिए उन्हें लगा होगा कि इस बार इसे बिना कहे गायब कैसे कर दी, मतलब कि बिना लॉजिक दिए। तो ठीक है, फिर ये भी ठीक ही है। नाउ सबसे पहले आती है मुंजा के कनेक्शन पे, क्योंकि जब ये सीन मुंजा में चल रहा होता है तब बिट्टू और उसका दोस्त वही होते हैं। अभी उसी को एल्विश प्रमोशन की तरह यूज कर रहा है और वो खुद दिल्ली आया हुआ है, जो कि टीवी पे लिखा हुआ आता है। यानी कि इन्होंने बहुत ही स्मार्टली सारी फिल्मों की टाइमलाइंस को जोड़ दिया है। लेकिन इससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि थामा का कनेक्शन मुंजा से हुआ है, बल्कि इससे कहीं ना कहीं ये भी हिंट दिया गया है कि जो एल्विश का कैरेक्टर है वो हमें आगे आने वाली ज्यादातर फिल्मों में दिखने वाला है, क्योंकि उसके पास हर सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में जानकारी है, जिसकी वजह से हर बार जब भी कभी कोई कैरेक्टर मुसीबत में फंसेगा तो इसी के पास आएगा। आई थिंक कि ये फ्यूरी की तरह होगा, लेकिन अलग तरह से, क्योंकि यह सिचुएशन अलग है। वैसे सच कहूँ तो मैंने वो कैरेक्टर रुद्रा भैया होंगे ये सोचा था, लेकिन थामा को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो एल्विश करीम प्रभाकर होने वाला है, जो कि ठीक है, अच्छी चॉइस है। वैसे स्त्री 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन तो तुम्हें याद ही होगा, जिसमें जना को भास्कर ने क्लियरली कहा था कि वो दिल्ली ना आए वरना उसका खून चूस के उसे सूखा बोंबिल बना देगा। लेकिन थामा में हम उसे एल्विश के ऑफिस में देखते हैं, जो कि फिलहाल दिल्ली में है और ये ऑफिस दिल्ली में ही है। इसका दूसरा सबूत ये ऑफिस खुद है, जहाँ पे अगर तुम इस ऑफिस को ध्यान से देखोगे तो ये पुणे वाला जो ऑफिस था उससे बहुत अलग है। वैसे इससे भी ये साबित होता है कि जो एल्विश का कैरेक्टर है वो हमें हर फिल्म में दिख सकता है, क्योंकि इसका जो ऑफिस है या फिर इसका जो धंधा है ये एक जगह पे बैठ के नहीं करता, बल्कि ये हर शहर में घूमता है। इसकी वजह से ये बड़ी ही आसानी से ये दिखा सकती है कि जब भी किसी कैरेक्टर पे मुसीबत आएगी एल्विश करीम पहले से ही उसके शहर में विराजमान हो चुका होगा। लेकिन अब रही बात जना की, तो जहाँ तक मुझे लगता है जब वापस आके भास्कर को पता चला होगा कि उसकी पावर सरकटे से फटके खाने के बाद चली गई है, तो उसने जना को मदद के लिए बुलाया होगा। और शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये चीज एक्चुअल में भेड़िया 2 को सेटअप करते हुए दिखती है, जिसकी की शूटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है, क्योंकि वरुण धवन ने नो एंट्री 2 को ना कह दिया है, क्योंकि वो भेड़िया 2 पे काम करने वाले हैं। खैर, तो भेड़िया 2 में शायद हमें ये दिखाया जाएगा कि अभी जना भास्कर के पास वापस आ गया है और भास्कर फुल फॉर्म में भी आ चुका है, वो भी जना की वजह से। वैसे भास्कर और आलोक का ये सीधा और डीप कनेक्शन जो बिठाया गया है ये भी भेड़िया 2 के लिए ही बिठाया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल मूवी में एक और चीज जो नोटिस करने वाली थी वो थी जना का आलोक को बिट्टू कह के बुलाना। हाँ, अब रियल लाइफ में भाई होने की वजह से इनकी शक्लें तो काफी ज्यादा मैच होती है, लेकिन उसे मूवी में भी दिखाना ये साफ तौर पे हिंट देता है कि बिट्टू और आलोक का रिश्ता तो हो सकता है। हालांकि वो सगे भाई नहीं हो सकते, क्योंकि मूवी में ये कई बार मेंशन किया जाता है कि आलोक गोयल खानदान का इकलौता चिराग है। तो मेरी ये थियरी है कि भास्कर और जना की तरह बिट्टू भी आलोक के चाचा का लड़का होगा, जो कि हमें पार्ट 2 में रिवील किया जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, थामा 2 भी आ रही है।
मैंने बोला था ना, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में जैसा प्लान किया जाता है वैसा कुछ भी नहीं होता। तो इनके अपकमिंग मूवीज को लेकर भी काफी गड़बड़ चल रही है। बेसिकली काफी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि पहले शक्तिशालिनी 31 दिसंबर को आने वाली थी इसी साल, जो कि अब अगले साल यानी कि 2026 दिसंबर में आएगी। और भेड़िया उससे भी आगे खिसक गई है, यानी कि बेसिकली 2027 की शुरुआत में या फिर मिड में। खैर तुमको अगर नहीं पता तो बता दूं कि शक्तिशालिनी में अब कियारा की जगह सैयारा वाली हीरोइन को लिया गया है। लेकिन जो थमा के शुरुआत में जो आता है शक्तिशालिनी का, वो कुछ खास नहीं था। मतलब उससे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता सिवाय इसके कि मूवी बन रही है, इसलिए हम उस पे अभी बात नहीं कर सकते। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन पे तो कर सकते हैं, पर उससे पहले जरा एंडिंग को कवर कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो के टाइटल पे एंडिंग एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो फॉर्मेलिटीज को पूरा तो करना ही पड़ेगा। पर सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि थामा की टाइमलाइन इन सभी से पुरानी होने वाली है, क्योंकि इन्हें सीधा काली माँ ने बनाया था तो ये बहुत पुराने हैं। और ऊपर से इनमें एक ऐसा वेताल भी मौजूद है जिसे शायद खुद काली माँ ने बनाया है, यक्षासन, क्योंकि उसी ने इन बाकी वेतालों को बनाया था। यानी कि इनमें से कोई भी यक्षासन को छोड़ के असली वेताल नहीं है, मतलब कि ये कन्वर्टेड है, इंसानों से वेताल में बनाए गए हैं। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हो सकता है कि यक्षासन को खुद काली माँ ने बनाया था, क्योंकि वो इनका पूर्वज है और सबसे पुराना है। और उसकी ओरिजिन भी इन्होंने नहीं बताई, जिसके बारे में शायद हमें पार्ट 2 में ही पता चलेगा। तो आलोक को वेताल बनाने के जुर्म में टाटका को यक्षासन की जगह कैद किया जाता है। और हाँ, थामा बेसिकली हमने जो सोचा था वही निकला। ये कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ओहदा है, जैसे कि कोई राजा या फिर मंत्री का ओहदा होता है। तो टटका को छुड़ाने के लिए आलोक और यक्षासन के बीच फाइट होती है और यक्षासन उसे आसानी से हरा देता है, क्योंकि वो अपने ही एक वेताल का खून पी के बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से टेक्निकली भी उसका आलोक को मारना बनता है, क्योंकि उसके पास हजारों सालों का लड़ने का एक्सपीरियंस है। मूवी के हिसाब से देखो तो करीब 3000 साल का उसको एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से तो अगर वो अपने साथी का खून नहीं भी पीता तो भी चलता, क्योंकि वो वैसे भी आलोक से पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वो लोका वाली प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि जो पुराने वाले वैम्पायर्स होते हैं वो धीरे धीरे अपनी पावर्स को लूज करने लगते हैं, इसीलिए जो नए पावर्स वाले वैम्पायर्स होते हैं उनकी पावर्स बहुत ज्यादा होती है और वो आसानी से जो पुराने वाले होते हैं उनको हरा देते हैं। बल्कि यहाँ पे उसका ठीक उल्टा है, यहाँ पे पावर्स धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे एक वेताल को अपनी शक्तियों पे कंट्रोल मिलता जाता है वैसे वैसे वो उनका अच्छे से यूज कर पाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यक्षासन वैसे भी आलोक से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसका अपने साथी को मारना कोई सेंस नहीं बना था। खैर, तो आलोक को हराने के बाद यक्षासन उसका सारा खून पी के उसे मार देता है और तभी हमें जो ताड़का के चीखने से शीशे फूट रहे थे उसका यूज मूवी में क्या होने वाला है ये दिखाया जाता है, क्योंकि आलोक को मरा हुआ देखकर वो जोर से चीखती है और उसकी वजह से देवी की मूर्ति में क्रैक पड़ जाता है और उससे पावर्स आके आलोक को मिलती है और उसका दिल भी वापस से धड़कने लगता है, जो कि पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि अगला थामा कोई धड़कन वाला होगा। पर यह आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि आलोक अब कोई नॉर्मल वेताल नहीं है जैसे कि ताड़का और बाकी सब है, क्योंकि वो ताड़का के काटने से जो वेताल बना था वो सारा खून यक्षासन पी लेता है और फिर उसे एक नया जन्म मिलता है, यानी कि उसे खुद देवी माँ ने बनाया है। और उसके दिल का धड़कना कहीं ना कहीं ये सिंबॉलिक वे में दिखाने की कोशिश करता है कि अब वो पुराना आलोक ये नहीं रहा, बल्कि ये थामा है जो कि वेतालों और इंसानों की रक्षा के लिए या फिर उद्धार के लिए जन्मा है। और इसीलिए मुझे ये उसके और भेड़िए के बीच की जो राइवलरी सेटअप है वो थोड़ी सी फोर्सफुल लगी, क्योंकि आलोक अभी अभी देवी से मिली पावर्स की वजह से पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन भेड़िया और उसके फाइट को लेकर हाई बढ़ाने के लिए ये जानबूझ के सेट किया गया है कि उसे अभी भी यक्षासन को हराने के लिए भेड़िया का खून चाहिए। और तभी मुझे ये समझ में आ चुका था कि तू मेरी लेगा तो मैं तेरी लूंगा, ये चीज एक यूनिवर्स को बिगाड़ सकती है। वायरब के साथ खास करके यही चीज हुई है। बाकी जिनको भी मेरा इशारा अभी तक नहीं समझा है उनको क्लियर बता दो कि भेड़िया आलोक को ढूंढते हुए वेतालों की दुनिया में आ चुका है और वहीं पे आलोक को यक्षासन से लड़ने के लिए भेड़िया का खून चाहिए। और ये नैरेटिव मूवी में इसीलिए सेट किया गया है ताकि भेड़िया 2 में सेम वरुण की तरह ही आयुष्मान का भी एक कैमियो दिखा के दोबारा से इनकी फाइट करवा सके। और मैं दिल से ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि कैमियो खेल के बहुत सारी सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया में बर्बाद हो चुकी है। तो वही चीज करो जो कहानी और एंड गेम को बिल्ड करे।
खैर अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें सरकटे आके यक्षासन को छुड़ा के ले जाता है, और ये चीज मैंने पहले ही बहुत सारी थियरीज में प्रेडिक्ट कर ली थी। और मुझे खुशी है कि ये मेरी इमेजिन किए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, जहाँ पे एंड गेम से पहले अक्षय का कैरेक्टर अपनी एक सेना बनाएगा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। और मुझे ये भी काफी अच्छा लगा कि ये दिखाया गया है कि अभी ये जो कैरेक्टर है यानी कि आलोक ताड़का और ये पंडित, ये सारे बेताल ये सोच रहे हैं कि जो सेना है वो यक्षासन बनाने वाला है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि असली बाप कोई और है। खैर लास्ट में जो हमें दिखता है वो अक्षय नहीं है बल्कि खुद सरकटे ही है। ये उसके साइज और सर के मूवमेंट और आवाज और उसके सर के कटे होने से ही पता चल जाता है। लेकिन जहाँ तक हमें पता है स्त्री ने उसके प्रॉपर टुकड़े करके उसका कबाब बना के उसे लावे में फेंक दिया था, तो फिर ये बचा कैसे? तो मेरे हिसाब से ये बचा नहीं बल्कि इसको बचाया गया है। तुम अगर इसकी पूरी बॉडी को देखोगे तो वो लावे से ही बनी है। जाहिर सी बात है कि सरकटे के पावर्स मिलते ही सबसे पहला काम अक्षय ने यही किया, उसने अपनी पावर्स और काले जादू से सरकटे को बाहर निकाला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकटे सिर्फ एक कठपुतली होगा, यानी कि उसकी जो पितृसत्ताक वाली इच्छा है या फिर उसका खुद का दिमाग, कुछ नहीं होने वाला। वो बस वही ब्लाइंडली फॉलो करेगा जो अक्षय उसे कहेगा, और इसलिए यक्षासन को छुड़ा के लाने का ऑर्डर भी अक्षय ने उसे दिया होगा, क्योंकि वैसे भी उसे तो इतनी बुद्धि नहीं है कि वो खुद की टीम बनाएगा और फिर दुनिया पे राज करने का सोचेगा। नहीं भाई, वो इतना होशियार नहीं है। खैर इससे मेरी वो थ्योरी भी सच हो जाती है कि अक्षय इन सभी पे यानी कि स्त्री, मुंजा, भेड़िया और वेताल्स पे कई सालों पहले से ही नजर रख रहा था, ताकि मौका मिलते ही उनमें से कुछ को अपनी टीम में कर ले। और रही भास्कर और आलोक की बात, तो मेरे हिसाब से भेड़िया 2 में ही वो दोस्त बनने वाले हैं, क्योंकि भले ही अभी उनकी खून खून की लड़ाई चल रही है लेकिन उनका मकसद तो एक ही है, इंसानियत को बचाना। वैसे यार दाढ़ी में वरुण का अलग ही ऑरा झलकता है, नहीं? शायद इसीलिए क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन कम दिखाई देते हैं। जोक्स अपार्ट, पर हाँ अगर तुमने मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पिछली एक भी फिल्म मिस की है, मतलब कि तुमने थामा में बहुत कुछ मिस कर दिया है। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई ने एकदम कम समय में MSCU की पिछली सारी फिल्मों का रिकैप किया है।